औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम ख़बर की ख़बर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, जहां बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं और वादे किए जाते हैं कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया जाएगा, या फिर ये भी कहा जाता है कि गुज़िश्ता महीने की बनिस्बत इस महीने स्ट्रीट क्राइम की वारदातें उस तरीके से नहीं हुई हैं और उतनी वारदातें रिपोर्ट नहीं हुई हैं। शहर कराची में इस वक्त अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है और कराची की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर और ख़राब होती जा रही है। एक जानिब तो शहर कराची टूट फूट का शिकार है, दूसरी जानिब जो है पुलिस की कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं देती। स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है। कोई गली मोहल्ला चौक चौराहा, कोई अंदरूनी गली की बात की जाए, मरकज़ी शाहराहों की बात की जाए, कोई भी जगह ऐसा नहीं है जिसे इस वक्त स्ट्रीट क्राइम से महफूज समझा जाए या स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज समझा जाए। अगर आदाद व शुमार की बात की जाए तो इंतहाई दिलखराश और होशरुबा आदाद व शुमार हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। रवा साल 9 माह में 68,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि माह सितंबर की अगर बात की जाए तो रवा महीने 5,000 के लगभग वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। रवा साल दौरान डकैती 104 शहरियों को कत्ल कर दिया गया है, मौत की नींद सुला दिया गया है और मुतादिद अफराद जो हैं, कई हज़ार की तादाद में अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। जबकि इस वक्त अगर बात की जाए तो शहर कराची में यौमिया बुनियाद पर 280 वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। यौमिया बुनियाद पर 100 से 150 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी जा रही हैं। ये होशरुबा आदादो शुमार हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक CPLC चीफ है अहमद शनाए साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जी, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद शनाए साहब, हालत इंतहाई मखदूश वैसे ही शहर की है और स्ट्रीट क्राइम पर काबू नहीं पाया जा रहा। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची में स्ट्रीट क्राइम के जो जिन है वो हमेशा ही बेकाबू रहता है और ये स्ट्रीट क्राइम के क्या शिकार कराची के शहरी पूरी तरीके से रहते हैं। कभी आप मुतवातिर वारदातें सुनते हैं जिसमें मोबाइल छीनते हुए गोली मार दी जाती है और एक कीमती जान जो है वो ज़ाया चली जाती है। कभी हम रात चलते लोगों को लुटते हुए देखते हैं, कभी हम और इस किस्म की सैकड़ों वारदातें देखते हैं। अभी आज लेटेस्ट जो है, आज और कल में साहिल समंदर पे जो क्लिफ्टन का बीच है डिफेंस के साथ, वहाँ पर भी गैर मुल्कियों को लूट लिया गया और गाड़ी में जो है कुछ लोग आए जिन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी एहलकार जाहिर किया और तलाशी लेने के बहाने कोई हज़ारों डॉलर उनसे लूट लिए। तो ये सिलसिला कराची में मुतवातिर चल रहा है और हमने हमेशा इस बात को जो है जोर दिया है कि जरूरत इस बात की है कि कराची को जो है वो डिजिटलाइज किया जाए, ई पुलिसिंग किया जाए, CCTV कैमरे के नेटवर्क से पूरे शहर को जो है वो कंबाइन किया जाए और इसी तरह जो है वो इस बड़े शहर में क्राइम को काबू कराया जा सकता है। अगर हमने ये ई पुलिसिंग का जरिया नहीं अपनाया और हमने जो है वो बाकी सिलसिले जो है वो करने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो इस तरह चलते रहेंगे। अच्छा अहमद शनाए साहब, अब शहरी तो शहरी, गैर मुल्की भी जो है इस शहर में गैर महफूज हैं, तो क्या लगता है ऐसे मुल्क में सरमायाकारी आएगी, बिलखुसूस शहर कराची में? क्या सरमायाकार जो है यहाँ का रुख करेंगे ऐसी सूरत हाल में? देखिए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जाहिर है छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो कहीं और जाने के काबिल नहीं है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे कि हम ऐसी सेफ जगह पे जाएं जहां हम अपनी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें। लेकिन दूसरी बात यह है कि शहर में सरमायाकार छोटा हो या बड़ा हो, उसको अपनी हिफाजत के बंदोबस्त के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने पड़ते हैं। कभी वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेते हैं, कभी सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ चलाते हैं। उन्हें ये पता है कि शहर में कहाँ किन इलाकों में लूट लिया जाता है, बिलखुसूस इंडस्ट्रियल एरिया में। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में जो नए लोग भी आते हैं वो इस मामले में बड़ा एहतियात करते हैं और हर वक्त खौफ का शिकार रहते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता आते जाते जो है उनको लूट ना लिया जाए। जाहिर है इस सूरत हाल में इनकी प्रेफरेंस ये होती है कि ऐसी जगह पे रहा जाए या इन्वेस्टमेंट किया जाए जहाँ उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो और जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो एक बड़ी कॉस्ट भी पे करने को तैयार रहते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब आवाम तो आवाम, अब पुलिस के एहलकार और पुलिस के अफसरान भी जो है अब गैर महफूज दिखाई देते हैं इन राहज़नों से, इन स्ट्रीट क्रिमिनल से। अगर रवा साल की बात की जाए तो 9 पुलिस एहलकारों को दौरान डकैती मौत की नींद सुला दिया गया है। जब मुहाफ़िज़ ही महफूज नहीं है तो सर आवाम का क्या होगा?
देखिए, फिर यही सवाल आता है कि इस किस्म की वारदातें जब होती हैं तो हमारी पुलिस के एहलकार जो है वो या तो निहत्थे होते हैं या इतने ट्रेन नहीं होते कि इन डाकुओं का मुकाबला कर सकें। इसमें सवाल सिर्फ ये पुलिसिंग का नहीं आता, इसमें सवाल पुलिस की कैपेबिलिटी का भी आता है कि हमारी पुलिस कितनी ट्रेंड है और वो जब ड्यूटी खत्म करके जा रहे होते हैं या ड्यूटी पे आ रहे होते हैं उस वक्त के पास असला नहीं होता और उस वक्त वो टारगेट हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी पोस्टिंग के लिए भी दौड़ानी चाहिए कि कौन किस इलाके से आता है, किस इलाके में जा रहा है। और मैं तो हमेशा इस बात को रिपीट करता रहा हूँ कि उनकी पोस्टिंग जो है वो उनके रेसिडेंशियल एरिया से नज़दीक होनी चाहिए, ताकि इसमें दो बातें हों। एक तो उनके आने जाने की सहूलत हो जाती है, दूसरी बात यह है कि जब अपने इलाके में पोस्टिंग होती है तो उधर अपने इलाके का ख्याल होता है कि यहाँ क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो जोर ना दिखा पाए, वरना मोहल्ले में बदनामी या अपने रिश्तेदारों में बदनामी और ये सारे सिलसिले उनके साथ चलते रहेंगे। अच्छा, अहमद शनाए साहब, एक हफ्ते में 700-800 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जाते हैं, डकैत, चोर, रहजन, लेकिन उनको सजाएं क्यों नहीं होती सर? देखिए, ये एक बड़ा डिफिकल्ट मोड़ है। कोर्ट अपना टाइम लेती है पूरे केस को जब तक चालान पेश नहीं होता। इसके बाद जो सबसे बड़ा मरहला स्ट्रीट क्राइम के ज़माने में आता है वो एविडेंस का आता है। नॉर्मली इस क्राइम की एविडेंस कोई भी देने को नहीं तैयार होता, वो कोर्ट के तके नहीं खाता, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाता और अदम सबूत की बिना पर बहुत सारे मुल्जिमान जो हैं वो बरी हो जाते हैं। कुछ वक्त जरूर लगता है लेकिन बहुत जल्द जो है वो बरी हो जाते हैं जब कोर्ट बुलाती है विटनेसेस को और विटनेसेस नहीं आते। इस सिलसिले में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का भी जो है वो कई दफ़ा जिक्र किया गया, कई दफ़ा बात की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। अच्छा सर, ये तो मनशियात फरोश हैं, डकैत हैं, लेकिन हम देखते ये हैं कि पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से जो दहशतगर्द हैं वो भी बरी हो जाते हैं। एक ऐसा भी दिलखराश वाक़या है कि कराची पुलिस ऑफिस पर हमला होता है और हमला करने वाला दहशतगर्द जो है, इत्तलात ये आती हैं कि वो 3 मुकदमात में अदालतों से बरी हुआ था। तो सर, जिसे CTD ने वासिल जहन्नुम किया, जिन्होंने कराची पुलिस ऑफिस पर हमला किया, तो सर वो कैसे अदालतों से बरी हो गए, वो भी 3 मुकदमात में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, सगासा है, उसकी बड़ी पुअर जो है वो रिसर्च होती है, बड़े पुअर एविडेंसेस होते हैं और मैं जजेस को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करता बल्कि कहता हूँ कि वो आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जब तक मुल्जिमान के खिलाफ ठोस सबूत न आए, ठोस बयानात न आए, उनको बरी कर देते हैं और ये जस्टिस का तकाजा है। लेकिन इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमारी पुलिस को एक बड़ा फाल रोल अदा करना चाहिए। उनको जो है वो अच्छे प्रोसिक्यूटर लगाने चाहिए जो केस को समझे सही मानों में और फिर केस को रिप्रेजेंट करें, वरना जो मुजरिमान होते हैं वो शोहरत याफ्ता वकीलों की खिदमत हासिल करते हैं और बहुत जल्द अपने केसेस में बेल पा लेते हैं। अच्छा अहमद शनाए साहब, पुलिस की कारकर्दगी जो है वो उससे अवाम भी मुतमईन होते हैं, अहलियान कराची भी मुतमईन है और पुलिस की जानिब से तफ्तीश जो है वो बास केसेस में देखा ये गया है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस है, जैसे नताशा का केस हो गया, जिसको छुड़ाने की बहुत कोशिशें की गई लेकिन मनशियात एक्ट के तहत जो है वो जुडिशरी भी जो है वो ना छोड़ने पर मजबूर हो गई है। वो मनशियात एक्ट का जो मुकदमा है वो भी पुलिस की जानिब से बनाया गया है। देखिए, जब ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मंशियात का इस्तेमाल था तो फिर उस सेट को बनाने में कोई कबाहत नहीं होती, मगर हम यहाँ कहते हैं कि जी जस्टिस शुड बी और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। अगर इंसाफ ये कहता है कि जी खून बहा हो जाए तो भी मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़े यहाँ भी पूरे होते हैं। बात इस बात की नहीं है कि खातून ने जो है वो बेदरेग गाड़ी चला के 2-3 जाने लगाया कर दी, हम उसी को जो है ये वो एक केस बना सकते हैं कि बिल्कुल। अहमद शनाए साहब, अगर अच्छी तफ्तीश हो तो मनशियात एक्ट में भी मुल्जिम को जो है सज़ा हो सकती है और मुल्जिम के लिए अगर नाकिस तफ्तीश हो, मुल्जिम को बचाने की अगर पुलिस हरबे आजमाए तो बड़े बड़े मुकदमे में जो है वो लोग बाहर भी निकल जाते। जैसे ये दहशतगर्दी का वाक़या करने वाला कराची पुलिस ऑफिस पर, ये 3 मुकदमात में बरी हुआ था सर। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हमारी जो प्रोसिक्यूशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें ठोस सबूत होनी चाहिए, उसमें दलाइल
वाज़ेह और मुकम्मल होनी चाहिए। उसी बुनियाद पर केस जो है वो बनता है और मुल्ज़िमान जो है वो सज़ा की तख्ते पर पहुँचते हैं। अच्छा, अहमद शनाई साहब, ये जो 700-800 मुल्ज़िमान जो है पकड़े जाते हैं हफ्तावार बुनियाद पर, तो क्या लगता है कि हमारे जेलों में इतनी कैपेसिटी है कि इन मुल्ज़िमान को जो है हम वहाँ पर रख सकें, या फिर जो है या इसी बिना पे भी इन्हें छोड़ दिया जाता है कि हमारी जेलों में इतनी कैपेसिटी नहीं रही? देखिए, ये बात तो गलत है कि इस बुनियाद से छोड़ा जाता है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, और ये बात से बिल्कुल सही है कि हमारी जेल जो है वो ओवर क्राउडेड है। जहाँ 500 की गुंजाइश है वहाँ 5000 लोग होते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जाते और फिर इन मुल्ज़िमान को पाकिस्तान की दूसरी जेलों में, सिंध की दूसरी जेलों में मुंतकिल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि या तो जेल की कैपेसिटी को बढ़ाई जाए, जेल में जो सहूलतें हैं वो मैं समझता हूँ छोटे कातिल और बड़े कातिल के लिए बराबर होनी चाहिए, एक छोटे मुजरिम और बड़े मुजरिम के लिए बराबर होनी चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जेलों में भी हुकूमत या दूसरे NGOs हमेशा ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं कि उनको जो कैदी वहाँ मौजूद है उनको कैसे सीधे रास्ते पर लाया जाए। तो सीधे रास्ते पर लाने के लिए भी मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, उसमें उनको रेमिशन भी मिलता है सजा का, और बाय लाज जो है उनकी फैमिलीज को दोबारा रिहैब कर दिया जाता है। अच्छा अहमद शनाई साहब, मैं रिहेबिलिटेशन की जानिब ही आऊँगा। अक्सर जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, ये इनमें से जो मेजॉरिटी जो होती है वो नशे के आदी अफराद पर मुश्तमिल होती है। तो अहमद शनाई साहब, इसकी रोकथाम के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर क्यों नहीं कायम किए जाते हैं? फिर वो जो मनशियात के आदी अफराद होते हैं, डकैती करते हैं, पकड़े जाते हैं, अदालतों से जो है वो बाइज्जत बरी होकर आ जाते हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि उनको पकड़ने के बाद, सज़ाओं के बाद, उन्हें माशरे का एक अच्छा शहरी बनाने के लिए उन्हें रिहैब में भी भेजा जाए? देखिए, बिल्कुल इस बात की बड़ी सख्त जरूरत है, और जब तक ये रिहैब नहीं होंगे कैदी, ये सिलसिले जो हैं वो दोबारा भी करते रहेंगे। और इसमें एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि रिहैब के साथ साथ फिर उनकी मदद भी की जाए, उनको वो अपनी फैमिली को कैसे फीड कर सकें, किस तरह बाइज्जत तरीके से माशरे में गुजारा कर सकें, वो भी बहुत जरूरी है। और फिर उनको बुरी सोबत से निकालना, उनकी जो भी एरिया ऑफ रेसिडेंस है उससे भी जो है मैं समझता हूँ उनको रीलोकेट करना, ताकि वो दूसरी जगह पे जाकर बाइज्जत तरीके से शरीफाना जिंदगी बसर कर सकें और अपना रिज़्क़ हलाल कमा सकें। अच्छा अहमद शनाई साहब, ये जो 700-800 मुल्ज़िमान जो हफ्तावार बुनियाद पर पकड़े जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी CPLC के सरबराह रहे हैं, CPLC चीफ रहे हैं साबिक़ अदवार में, तो ये बताइएगा पहले ही हफ्ते या दूसरे हफ्ते या एक महीने के अंदर अंदर कितने जो है आप कहाँ रेट करेंगे कि कितने जो मुल्ज़िमान हैं वो छोड़ दिए जाते हैं ज़मानतों पर या वो बरी कर दिए जाते हैं? देखिए, छोड़ किसी को नहीं दिया जाता, ज़ाहिर कानूनी तकाज़े पूरे करके वो बरी भी होते हैं और कानूनी तकाज़े पूरे करके उनको जमानत से भी रिहा किया जाता है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमारा रास्ता बहुत कमजोर होता है और आसानी से जो है वो अच्छे वकील करके वो लोग बेल ले लेते हैं जो मुजरिमान होते हैं, और फिर दोबारा उन्हीं वारदातों में वो नजर आते हैं। इसका रिकॉर्ड आपको आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ जो मशहूर कराची में वारदातें हुई हैं या हादसा हुए हैं, उनमें ज्यादातर वही अनासर मुलविस हैं जो पहले भी सजा याफ्ता हों, पहले जेल जा चुके हैं हों या पहले पकड़े जा चुके हों। तो हम ये समझते हैं कि गाफिलों को मजबूत करें, अच्छे वकीलों की खिदमत हासिल करें, और मैं तो ये समझता हूँ कि वकला का पैनल होना चाहिए जो इस अज़म को लेकर आगे बढ़े कि ये जितने भी क्रिमिनल हैं उनको वो सजा दिलवाएंगे, ताकि वो शहर की भी और अपनी फैमिली की भी और अपने मैं समझता हूँ ताल्लुकदारों की भी जो है वो जिंदगी को बेहतर कर सके। अच्छा अहमद शनाई साहब, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे बात कर लेते हैं। आज भी 100 के लगभग जो है वो पोल्स नस्ब किए गए हैं, 100 पोल्स की तनसीब हुई है, और गुज़िश्ता कई सालों से देखा जा रहा है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो इस हवाले से जो है वो ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील तक क्या अमन व अमान की सूरत हाल इसी तरह शहर कराची में नागुज़ीर रहेगी? देखिए, वो सेफ सिटी का एक पार्ट है, हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तैयारी भी करनी है। हम अगर उसकी तैयारी नहीं करेंगे और हम ये समझेंगे कि सेफ सिटी लगेगा, जादू की छड़ी आ जाएगी और क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाएगा, ये नहीं है।
उसके पैराफिल्स हैं, उसकी पैराफिल्स में जो है उसको एक कंप्लीट शटल भी बनाना है, उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग भी करनी है, और फिर जो वारदात हो रही है उसमें जो बैकअप यूनिट्स जहाँ पे वारदात हो रही है नजदीक करीब, उनको जो है वो एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि मुलजमान को पकड़ने में, उसके आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाती है। अच्छा अहमद शनाए साहब, आपसे आखिरी के मैं सवाल लेना चाहूँगा कुछ के सर ये बताएगा क्या कराची में कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसा जोन भी है जिसे स्ट्रीट क्राइम फ्री समझा जाए इस वक्त? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाहिर है कराची में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइम बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक काबिल जिक्र बात यह है कि जहाँ CPLC नेबरहुड केयर प्रोग्राम बनाए थे हमने, और जो अभी तक चल रहे हैं जिन जगहों पर, वहाँ पर क्राइम रेट प्रैक्टिकली जीरो है। और यही वो सक्सेस है कि जहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शहर में लोग अपनी मदद आपके तहत लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर जराइम पर काबू पाने के लिए वो अपना काम करते हैं, और उसमें पुलिस की मदद और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की मदद लेते हैं, और वो इलाके जो है वो तकरीबन क्राइम फ्री है। अच्छा अहमद शनाए साहब, पुलिस जो है वो गुटखा मावा बेचने वालों को तो फ़ौरन से गिरफ्तार कर लेती है, और जो कोई भी मामला है वो थाने में खुद बुट से जो है वो निपटा लिया जाता है हिस्से बखरे करके। दूसरी जानिब कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस भी गैर कानूनी तौर पे चल रहे हैं, तो ये तो पुलिस के फौरी तौर पे जो है शिकंजे में आ जाते हैं तमाम के तमाम मामला। लेकिन ये जो डकैत और रहजन है उनको पकड़ने में पुलिस जो है उस तरीके से संजीदा क्यों नहीं होती? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कौन सी पुलिस जो है उस पर काम कर रही है, पुलिस का ओवरऑल जो है मोरल कितना हाई है, और वो मुल्जिमान के खिलाफ क्या जहद कर रहे हैं, और फिर उनके सरबरा जो है इलाके का सरबरा वो किस किस्म की हिकमत अमली अपनाता है। मैं समझता हूँ बेहतर हिकमत अमली अगर अपनाई जाए तो मुल्जिमान जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकते। साबिक CPLC चीफ अहमद शनाए साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने शहर कराची के अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अपनी एक्सपर्टीज़ भी बताई, और इस हवाले से जो आदाद शुमार जो पुलिस की जानिब से दिए जाते हैं और जो CPLC की जानिब से दिए जाते हैं उनमें जो है एक खुला तजाद दिखाई देता है। पुलिस की जानिब से कोशिशें की जाती है कि क्राइम जो है वो उस तरीके से रिपोर्ट ना हो, जबकि CPLC की जब भी रिपोर्ट आती है तो पुलिस की कारकर्दगी की कलें खुल जाती है। नाज़रीन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले शहर कराची के अमन अमान की सूरत हाल को डिस्कस कर रहे थे। साबिक CPLC चीफ अहमद शनाए साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर हमारे मौजूद मेहमान माहिर कानून हैं, अब एडवोकेट शेख साकिब अहमद साहब जो कि एडवोकेट है हाई कोर्ट के, उन्होंने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। साकिब साहब, सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में, और बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई मदू करने के लिए। शेख साकिब अहमद साहब, कुछ होशरुबा आदाद शुमार हैं, दिल खराश हैं, जो ऐसे आदाद शुमार हैं जो होने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम का कुछ डेटा आपसे शेयर करते चलूँ कि रवा साल के 9 महीने में 68,000 से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, तो दूसरी जानिब माह सितंबर में 5,000 के लगभग वारदातें रिपोर्ट हुई है। सिर्फ सितंबर के महीने की बात कर रहा हूँ, जबकि इस साल की अगर बात की जाए तो डकैती के दौरान 104 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, और शहर में अगर यौमिया बुनियाद पर बातें की जाएं वारदातों की तो 280 वारदातें रिपोर्ट होती हैं, और अनगिनत ऐसी वारदातें हैं जो लोग डर के मारे थाने ही नहीं जाते, रिपोर्ट ही नहीं करवाते हैं। जबकि यौमिया बुनियाद पर शहर कराची में 100 से 150 के करीब जो है वो मोटरसाइकिलें छीनी या फिर चोरी की जाती हैं। साकिब साहब, किस तरीके से देखते हैं इस क्राइम के डेटा को, अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल को, क्या कहेंगे इस हवाले से? उसामा भाई, जो आपने बात कही है, जो आदादो शुमार आपने कराची में क्राइम के हवाले से सामने रखे हैं, ये आदादो शुमार आप तक और मेरे तक पहुंच गए, लेकिन जो अरबाब इख्तियार जो हुकूमत सिंध है वहां तक ये आदादो शुमार मुझे नहीं लग रहा कि शायद पहुंच रहे हैं, और अगर पहुंच रहे हैं तो कराची से उनकी क्या दुश्मनी है जो इन आदादो शुमार को देखते हुए वो कोई इस चीज पे अमल नहीं कर रहे। क्योंकि जो लोग हैं, जो अरबाब इख्तियार, जो मिनिस्टर्स, जो MPA और जो सरकारी लोग हैं, वो तो डाला लेके अपने पीछे 4 गार्ड बिठा के कराची की सड़कों पे निकलते हैं। जो आम शहरी है, क्या उसके तहफ्फुज के लिए क्या क्या चीजें इक़दामात हुकूमत सिंध ने किए?
उसामा भाई, जो सारे के सारे आपने आदादो शुमार सामने रखे हैं, इन आदादो शुमार में सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि शायद ये आदादो शुमार पाकिस्तान के वाहिद शहर में आपको ये आदादो शुमार मिलेंगे, और अगर मैं आगे बढ़ूं तो शायद एशिया के अंदर ये इतने आदादो शुमार रोजमर्रा के जो जराइम पेश आ रहे हैं किसी और शहर में नहीं मिलेंगे। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये जो हमारे सामने आदादो शुमार आ रहे हैं, तो कोई डायनामिक्स कराची की अलग है। कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आकर पैसा कमा रहे हैं। अपनी पैसे कमाने के लिए जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो जराइम पेशा अनासिर भी साथ साथ जन्म ले रहे हैं। जो बात हुई कराची के अलावा दीगर शहर बिलखसूस लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, उन शहरों में हम देखते हैं कि कराची से बेहतर लॉ इन्फोर्समेंट निजाम है, पुलिस एक्टिव है, रैपिड फोर्स का निजाम है। लेकिन कराची में आज भी सिर्फ सिंध पुलिस के अलावा कोई और चीजें मयसर नहीं है। हमारी बात सिंध पुलिस के अफसरान से, सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं, उन लोगों से हमारी बात होती है, तो उनका यही कहना होता है कि हमारे पास फंड्स की ये कमी होती है कि हमारे पास पेट्रोल चलाने के पैसे नहीं होते, हमारे पास स्टेशनरी के पैसे नहीं होते। जो कराची के थानों की डिवीजन है, उन डिविजन्स को भी अगर आप देखेंगे तो कितने लाख की आबादी पे एक थाना इन्होंने डेजिग्नेट किया है, कितने लाख लोगों के ऊपर कितने पुलिस वाले इन्होंने डेलीगेट किए हुए हैं। अगेन हुकूमत सिंध का काम था कि कराची के अंदर ऐसे यूनिट्स कायम किए जाएं जो पर्टिकुलरली इन चीजों को डील करें और इस तरह की फोर्स बनाए। जो आपने अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कहा कि लोग डरते हैं थाने में जाकर रिपोर्ट कराने से जी। मेरा ये कहना है कि जब आप लोगों को पुलिस के लिए उस किस्म की ये आसानियां फराहम नहीं करते, अगर आप थाने में जाएंगे तो आपसे पैसों की मांग होगी, उल्टा आपको डराया जाएगा कि आपको किसी और केस में फिट कर देंगे। अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ, कहेंगे इस फोन से किसी को किडनैपिंग की कॉल गई थी या किसी डकैत से निकला था जो आपने फोन यूज किया है। तो जब ये निजाम मौजूद होगा तो इस निजाम में हर बंदा जाकर अपना आदादो शुमार क्राइम रिपोर्ट कैसे करेगा। और इवन जो ये आपके सामने आदादो शुमार आए हैं, कितने आदादो शुमार तो ऐसे होंगे जो लोगों ने रिपोर्ट करना ही जरूरी नहीं समझा। तो ये हुकूमत सिंध का काम है कि वो ऐसे इदारे कायम करें, अलग यूनिट कायम करें जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली तौर पे हमारे ये जो जराइम पेश आ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हो गई, चोरी की वारदातें हो गई, इन्हें डील करें। और उन यूनिट्स के कयाम के बाद एक सेपरेट कोर्ट कायम की जाए कराची के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ इन तरह के मामलात से डील करें और हर हफ्ते उनसे रिपोर्ट मंगाएं कि जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उस केस में क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। हमारे पास हम देखते हैं कि कराची के अंदर जो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं पुलिस के अलावा, उन्हें वेल इक्विप्ड किया गया, लेकिन साथ साथ जब तक आप पुलिस को इतना वेल इक्विप्ड नहीं करेंगे, मॉडर्न डिवाइसेस का दौर है, फॉरेंसिक का दौर है। हमारे पास कराची में कितने सीसीटीवी कैमराज रोड पे, सड़कों पे नस्ब किए गए, लेकिन कितने आज वो फंक्शनल है? क्या ये काम सिंध गवर्नमेंट का है कि इन चीजों को देखें और इन चीजों पे अमल किया जाना चाहिए? अच्छा एडवोकेट साहब, ये बताइएगा कि आपने बोला कि अलग से यूनिट्स बनाने चाहिए, स्पेशल यूनिट्स बनाने चाहिए, तो सर शाहीन फोर्स बनाई तो थी, लेकिन शाहीन फोर्स के क़याम के बाद भी जो है वो जो क्राइम रेशो है वो कम नहीं हो रहा। उसामा भाई, शाहीन फोर्स बनाई गई, लेकिन उस शाहीन फोर्स के बारे में कितने लोगों को पता था? क्या लोगों को इस बात की अवेयरनेस थी कि कोई ऐसी फोर्स मौजूद है? क्या उस शाहीन फोर्स का कोई अलग डेजिग्नेटेड ऑफिस कयाम में आया? क्या उस फोर्स का कोई पर्टिकुलर इंचार्ज हर इलाके में तैनात किया गया?
नहीं किया गया कि लोगों को बताया गया कि अगर आपके साथ चोरी की, डकैती की कोई ऐसी वारदात होती है तो आपने थाने नहीं जाना, इस यूनिट में जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवानी है। एडवोकेट साहब, एवीएलसी भी तो एक यूनिट बनाया गया था और एवीएलसी यूनिट जो है वो उस तरीके से उसकी कारकर्दगी नहीं है। आप मुतालबा कर रहे हैं कि हम जो है मजीद यूनिट्स बनाए, जो पहले के कायम करदा जो हमारी यूनिट्स हैं जिनका क़याम जो है कई सालों पहले अमल में आ चुका है। सर, जब वो काम नहीं कर रहे तो नए जो यूनिट्स बनाए जाएंगे वो भी तो फिर उसी रास्ते पे चलेंगे। भाई, जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही, लेकिन मैं यूनिट से आगे बढ़कर एक निजाम, प्रॉपर निजाम, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन से लेकर एट दी एंड जो जजेस का काम है, जो जुडिशरी का काम है, कोर्ट तक की मैं बात कर रहा हूं। क्या एवीएलसी की कोर्ट्स अलग कयाम में लेकर आई? हालांकि कहा कि कयाम में लेकर आएंगे, लेकिन नहीं, जो रेगुलर मैजिस्ट्रेट्स हैं वही उन चीजों को डील कर रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है जो एवीएलसी की बुनियादों में आ गई, आपने वही लोगों को तैनात किया जो लोग पुलिस से उठा के, क्या आप नई भर्तियां नहीं कर सकते? क्या पढ़े लिखे कराची के नौजवानों को उन यूनिट्स में कायम नहीं कर सकते? कम्युनिटी पुलिसिंग का निजाम नहीं लेकर आ सकते? जो कराची का शहरी है, जो कराची में रहा, जिसे अपने इलाके के बारे में पता, उसी इलाके से आप क्या लोग नए लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को नहीं भर्ती कर सकते जिन्हें अपने इलाके के बारे में बचपन से पता है? या कराची से हटकर आप इंटीरियर सिंध से या पंजाब से लोगों को लाकर उन पोजीशंस में लाकर बिठाएंगे जिन्हें उन इलाकों का पता तक नहीं है? तो देखें, इस तरह मामलात हल नहीं हो सकते पूरी दुनिया में। अगर हम मतलब एडवोकेट साहब, आप भी कम्युनिटी पुलिसिंग के हक में हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कम्युनिटी पुलिसिंग के हक में हूं। जब तक पुलिस और आवाम का ताल्लुक, जो सीपीएलसी भी देखें जो कयाम में आई थी, उसका मकसद यही था कि पुलिस और आवाम के दरमियान वो जो गैप है उसे फुलफिल किया जा सके। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो काम उस तरीके से हो पाया, उसका नतीजा वो निकल पाया, जब तक जो अरबाब इख्तियार, जो हुकूमत है, वो इस चीज की ओनरशिप नहीं लेती। और मैं सिंध हुकूमत से ज्यादा मैं वफाकी हुकूमत से भी कहता हूं कि ये शहर कराची न सिर्फ सिंध को पाल रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो अगर कराची बर्बाद होगा, कराची का ये हाल होगा, तो सिर्फ सिंध सफर नहीं करेगा, पूरा का पूरा पाकिस्तान सफर करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एडवोकेट साहब, जुडिशरी की भी हम अगर बात कर लें तो इन आंखों ने वो मंजर भी देखा कि कराची पुलिस ऑफिस पर जिस दहशतगर्द ने हमला किया, वो उसको हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स ने 3 मुकदमात में बरी किया था, और फिर जब उसने कराची पुलिस ऑफिस पर हमला किया तो वहाँ उसे सीटीडी ने जहन्नुम हासिल किया। तो सर, कहीं ना कहीं तो चीज़ें देखने में ऐसी आती हैं जुडिशरी की जानिब से भी। उसामा भाई, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं जो अवामुन नास है उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। एक जनरल नॉलेज है कि अदलिया का काम, जुडिशरी का काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है उसामा भाई। उसका काम, जो इन्वेस्टिगेशन आपकी पुलिस डिपार्टमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करके जज के सामने रखेगी, जज पाबंद है, जज कागजों पे चल रहा है। जब जो कागज उसके सामने लाके पेश किया गया वो पाबंद है कि उस पर फैसला करे। अच्छा साकिब, एडवोकेट साकिब साहब, एक सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के अगर हम एसआरए की बात करें तो तखरीब कारी के मंसूबों में जो है वो गुज़िश्ता साल जो है उन्होंने बहुत मुलव्वस पाया देखा गया है। और ये कराची पुलिस ऑफिस पर भी जो हमला हुआ था, ये भी जो है एसआरए की जानिब से मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि एसआरए की जानिब से किया गया था। और अगर बात की जाए एसआरए की तो ये नेटवर्क इस कदर मजबूत हो गया था कि एक पुलिस का जो है वो मुअत्तल या फिर पुलिस से निकाला गया गहलकार, उसने बाद में एसआरए ज्वाइन की थी। उसामा भाई, जो आप एसआरए की बात कर रहे हैं, ऐसी कहीं प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान में और बिलखसूस कराची में काम कर रही हैं, अलग अलग नाम से काम कर रही हैं, और उनके जो एहलकार हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं वो
तकरीबन हर जगह एक ही लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल हम मानते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, कराची को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसमें काम कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। लेकिन वो एक वाकया था। और जब आप सोचें कि कराची के अंदर, कराची पुलिस केपी ऑफिस अगर वो तहफ्फुज़ सेफ नहीं है, तो क्या आम इंसान, एक आम बंदे की प्रॉपर्टी, उसकी जान और माल की तहफ्फुज़ पुलिस कैसे फराहम करेगी? बिल्कुल जी एडवोकेट साहब। अच्छा एडवोकेट साहब, एक हफ्ते में पुलिस जो है, अगर हफ्तावार बुनियादों पर इनकी कार्रवाइयों की बात की जाए तो 700 से 800 मुल्जिमान पुलिस की जानिब से हफ्तावार बुनियादों पर गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन जनाब बरी हो जाते हैं वो। उसामा भाई, पुलिस, देखें, ये बात मैं आपके चैनल पे दो टोक तरीके से मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो पुलिस है, जब तक इसमें रिफॉर्म्स नहीं होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को हद से ज्यादा मैं समझता हूं, अगर कराची को ठीक करना है, कराची की पुलिस को रिफॉर्म्स किया जाए। जो इनमें काली भेड़ें डिप्लॉय कर दी गई हैं सियासी बुनियादों पे, लसानी बुनियादों पे, जो एक बंदे को गिरफ्तार, ये जो आप 800 का आदादो शुमार दे रहे हैं, इन 800 में 4 बेकसूर लोग होंगे, उनको नॉमिनेट किया गया और उनकी फैमिली से फिर पैसों का मुतालबा करके, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को खराब करके, और वहां पे जाके आगे इन्वेस्टिगेशन पेश करके जज को कहा गया जी इसने नहीं किया। सर, हमारे सामने है कि कराची में पुलिस ने बहुत सारे केसेस में भत्ताखोरी और अगवा तक के केसेस के अंदर पुलिस मुलव्विस रही है। रिसेंटली एक केस आया था जहां पर कराची की पुलिस के कुछ एहलकार थे जो किडनैपिंग करके उससे रैंसम वसूल करने के लिए आपके इंटरनेशनल करेंसीज ली थी, और यहीं पे कराची की सिक्योरिटी ने जो कार्रवाई की तो पकड़ा था। तो कराची की पुलिस की और जो सिंध पुलिस में जो ये गंदगी जो आ गई है कि ये लोग जिस जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्तियां भी कर रहे हैं और खुद भी जराइम में मुलव्विस हैं, तो जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कराची के अंदर ये जो आदादो शुमार है ये बढ़ने का इम्कान है। मुझे ये फ्यूचर के अंदर ये चीजें कम नजर होती भी नजर नहीं आ रही जब तक इस पर कोई काम ना हो। जी अच्छा एडवोकेट साहब, आपसे एक और वाकया शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो कि स्टील टाउन थाने की हुदूद थी जहां पर एक ट्रक जो है वो उसे रोका गया है, जबकि ट्रक के अंदर जो है वो बजरी और रेती की आड़ में जो है गुटखा मावा सप्लाई किया जा रहा था। जिसने ट्रक रोका, नफरी पर जो मौजूद थे उस टाइम एएसआई जिनका नाम हबीबुल्लाह शाहानी था, उन्होंने जब अपने एसएचओ को इन्फॉर्म किया तो वहाँ पे नफरी जो है, मजीद जो नफरी वहाँ पे बुलवाई गई, तो वो नफरी देर से पहुंची। इतने में ये गाड़ी आती है तो उस एएसआई को अगवा कर लिया जाता है, जिसको जो 5-6 घंटे के बाद मिलता है और उसकी हालत ऐसी होती है कि वो जगह जगह से जख्मों से चूर होता है। तो जनाब, जब पुलिस ही महफूज नहीं है तो फिर आवाम का क्या होगा? सामा भाई, पुलिस महफूज नहीं है पुलिस के ही हाथों। आप समझें, कराची के अंदर ये जो आपने गुटके मावे की बात की, ये अरबों रुपए का कारोबार है। छालिया की स्मगलिंग, आपकी मंशियात की स्मगलिंग, कराची के अंदर जो ये ट्रक एंट्री और एग्जिट हो रहे हैं, ये इन सबको प्रोटेक्शन आपकी सिंध पुलिस फराहम कर रही है, और इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सिंध गवर्नमेंट भी है। और जब किसी एएसआई ने जुर्रत की कि उसे रोकने की, तो उसके सामने जो हुआ वो आप ही ने बयान कर दिया है। तो देखें, ये इस कदर जब एक तरीके का माफिया क्या कहते हैं, माफिया बन के उभरेगी सिंध पुलिस। अच्छा तो एडवोकेट साहब, आप सिंध हाई कोर्ट में होते हैं और केसेस की पैरवी भी कर रहे होते हैं, क्या आपने कभी किसी गुटके वाले को सजा होते हुए देखी? सामा भाई, जब चीजें इस तरीके से आती है, हमने बहुत एफआईआर देखी जब गुटके मावे के जो लोग थे उनपे क्या कहते हैं कटवाई गई। 2019 के अंदर ये गुटका मावा एक्ट सिंध के अंदर बनाया गया, जिसका इंटेंट ये था कि गुटके मावे की जो खरीदो फरोख्त है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे रोका जाए। अगेन जब बात आती है तो हमारे सामने जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आती है तो उसमें देखते हैं कि पुलिस वाले इतने नाअहल हैं कि उन्हें जो चीजें फॉरेंसिक भेजनी चाहिए थी वो बगैर सील की हुई उन्होंने फॉरेंसिक में भेज दी।
तो जब वो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कोर्ट कैसे सजाएं देंगी, जब ये बात एक लीगल प्रिंसिपल है और हमारे इस्लाम में भी है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेकसूर को सजा ना हो। तो जब इन हाइपोथेसिस पे हमारा लीगल प्रिंसिपल बेस्ड करता है तो कोर्ट्स के सामने तो जो एविडेंसेस होंगे, जो शवाहिद होंगे, उन शवाहिद पे उन्होंने सजा देनी है। जब आपने सिंध पुलिस ने उन शवाहिद को ही खराब कर दिया तो वो कहां से सजा होगी? जी, एफआईआर होती है, केस रजिस्टर्ड होते हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, जमानत पे बाहर आ जाते हैं। अच्छा एडवोकेट साहब, आप कंप्लीट कीजिएगा, फिर एक और जो है वो आपसे सवाल लूंगा मैं। जी, मैं इसे कंप्लीट करता हूं कि लोग गिरफ्तार होते हैं, उन पे एफआईआर होती हैं, बेल करवाते हैं, 3 साल 4 साल वो केस चलता है और वो बरी हो जाते हैं। बरी होने की जो मैं वजूहात आपको बता रहा हूं, इसमें ना वकील का कसूर है ना जज का कसूर है। ये जब पुलिस की इतनी नाअहली, इतनी इनकॉम्पिटेंसी है और वो मेलाफाइडे तौर पे भी ये जी पैसे लेके भी करते हैं कि आपने क्या करा, इतने लूपहोल छोड़ दिए कि मुल्जिम को आप बरी करवा दें कोर्ट में लाके। तो जब इस कदर, और उसामा भाई मैं आपकी तवज्जो से ये बात भी कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के जो दीगर शहर है, जिसमें लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया और बड़े और जो शहर हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसे बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, बहुत बेहतर कर दिया गया है। लेकिन कराची के अंदर आज भी हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वालों के पास मॉडर्न इक्विपमेंट और वो चीजें उन्हें फराहम की ही नहीं गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक आउट ऑफ द टॉपिक भी आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगा एडवोकेट साहब। इन दिनों अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल जो है वो हैरेसमेंट के बढ़ते हुए केसेस भी हैं, जिसके अंदर पुलिस जो है वो सहूलतकार का किरदार अदा करती है। पुलिस की जानिब से जो मुद्दई होते हैं उनको इस बात पर माइल करने की कोशिश की जाती है कि आप लोग जो है सुलह कर लें, कि आपकी भी इज्जत ख़राब ना हो, और पुलिस जो है वो जो कल्प्रेट जो होता है उससे भी पैसे पकड़ लेती है, जो रेपिस्ट जो होता है या जिसने रेप करने की कोशिश की होती है। तो जनाब, ऐसी भेड़ों को कैसे लगाम दी जाएगी? हाँ भाई, जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये सवाल ऐसा है, अगर इस पर हम बात करने बैठे तो शायद घंटों निकल जाएं। ये ऐसा टॉपिक आपने छेड़ दिया है। चले, मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर से इसके ऊपर आंसर हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो इख्तिताम की जानिब। जी, जो आपने बात की कि जो हरासमेंट के केसेस हैं, देखिए वो अलग अलग, हमें इसे बाइफरकेट करके पढ़ना पड़ेगा कि ये अलग अलग, कुछ जो हरासमेंट के केसेस हैं वो वर्क प्लेस पे होते हैं जी, जो खवातीन हैं वो फेस करती हैं हरासमेंट वर्क प्लेस पे, और मुख्तलिफ आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया या यूनिवर्सिटीज में हो गए या तालीमी इदारों में हो गए, तो ये एक अलग अलग कुछ जगह हैं जहां पर ये सारी चीजें पेश होती हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ कानून मौजूद हैं ब्लैकमेलिंग के लिए, हरासमेंट के लिए। चंद केसेस हैं जो एफआईए डील कर रही होती है और चंद केसेस हैं जो पुलिस के पास आ जाते हैं। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास, मैं समझता हूं कि इस पे तो बहुत काम किया गया है और ऐसे लॉज बनाए गए हैं कि जो आपका विक्टिम है वो अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर भी कंप्लेन कर सकता है और उस पे सजा हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि अगेन यस, पंजाब में इतना ट्रांसपेरेंट काम किया गया। रिसेंटली मोटरवे एक रेप केस आपके सामने आया होगा। जब उस मोटरवे रेप केस में उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन चेक करे, उन्होंने किस तरह जियो फेंसिंग करके डीएनए के सैंपल्स लेके और उस खातून की आइडेंटिटी मंजर पे लाए बगैर, डिस्क्लोज किए बगैर उन लोगों को सजाएं दी। हमारे पास 2021 में इसी तरीके का जो रेप का जो एक एक्ट है वो पास किया गया। तो ये चीजें मैं समझता हूं कि वक्त के साथ बेहतर होगी। इसमें अवेयरनेस का भी काम है कि लोगों को वर्क प्लेस की हरासमेंट के हवाले से सेशंस करवाने चाहिए। आपके अवेयरनेस सेशन हो गए यूनिवर्सिटी। बेशक सबसे पहले तो एडवोकेट साहब आगाही जरूरी है ना, उसके बाद इस्लाहात की जानिब जाएगा। सॉरी, ठीक है एडवोकेट शेख साकिब अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कानूनी पहलुओं से जो है हमें रोशनास किया। नाजरीन, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ अटैम्प्ट टू रेप के केसेस, अटैम्प्ट टू मर्डर के केसेस, और इसके अलावा देखा ये जा रहा है कि लोग जो है वो जहनी तौर पर इस कदर माली तौर पर परेशान है कि किसी भी वक्त कोई भी इक़दाम जो है वो उठा लेते हैं। ली मार्केट का वाक़या भी हमारे सामने ही है। औरंगी टाउन में जिस तरीके से अटैम्प्ट
टू रेप का एक केस सामने आया जिसके अंदर एक मासूम बच्चा जो है उसको सिर्फ शोर मचाने पे स्त्री के वार करके, कटर के वार करके उसे कत्ल कर दिया गया। अरबाब इख्तियार से गुजारिश हम यही करेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वफाकी हुकूमत से, हुकूमत सिंध से और महकमा पुलिस सिंध से भी कि ऐसे जो कल्प्रेट हैं, ऐसे जो लोग हैं जो जहनी बीमार हैं, उनके हवाले से भी जो है उन्हें फौरी तौर पर इक़दाम उठाने चाहिए कि माशरे में वो जिस तरीके से ऐसे जो अनासर हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनको भी लगाम डालनी चाहिए, उनको रिहैब्स में भेजना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।